एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हम किस चीज़ की वेरिएशन देखेंगे? सबसे ज़्यादा पीएच में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, एंड HCO3 कंपोनेंट में कितनी वेरिएशंस आ रही हैं। अगर 7.35 से बिलो कोई भी वैल्यू जाएगी तो एसिडोसिस कॉज करेगी, और 7.45 से अबव वैल्यू जाएगी तो एल्कलोसिस कॉज करेगी। ठीक है, सेम HCO3 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर 21 से कम जा रहा है तो मतलब HCO3 का अमाउंट बॉडी में कम हो रहा है, तो क्या कॉज होगा? एसिडोसिस। लेकिन अगर 28 से ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो क्या कॉज होगा? एल्कलोसिस। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से? तो हम इसमें इन दोनों की वैल्यू को मेजर करेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? एसिडोसिस की। तो एसिडोसिस में क्या होगा? जो पीएच है वो 7.35 से बिलो आपको देखने के लिए मिलेगा, और सेकेंडरी चीज HCO3 जो है वो 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये कंडीशन अराइज किस चीज की वजह से होंगी, क्या क्या इसके कॉजेज होंगे? तो एसिडोसिस क्या इंडिकेट करेगा? H+ आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। बहुत सारे कॉजेज हैं, तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से कॉजेज हैं। ठीक है, जो इसका सबसे पहले कॉजेज है डायबिटिक मेलाइटिस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक मेलाइटिस में जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने के लिए मिल रहा है, इसकी फुल फॉर्म ही क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो एसिडोसिस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन क्यों? जब आपको पता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, मतलब दो चीज़ें होती हैं, या तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, इंसुलिन उसको हेल्प नहीं कर पा रहा है मेटाबोलाइज कराने में, सेल्स के अंदर इंटेक करने में, और वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और सेकेंड कि इंसुलिन ही इतना सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है कि जो ग्लूकोज का वो इंटेक करा दे सेल्स के अंदर, ठीक है, और फर्दर प्रोसेसिंग हो सके और सेल्स मेटाबोलाइज होके एनर्जी बना सके। जब मतलब एनी हाउ कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो बॉडी क्या करेगा? फैट को और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है। तो जब फैट को मेटाबोलाइज करता है बॉडी और एनर्जी बनाता है, तो एनर्जी तो यूटिलाइज कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ग्लूकोज का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऐसे ही जो फैट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कीटोन बॉडीज होती हैं। क्या होती है? कीटोन बॉडीज। और जो कीटोन बॉडी होती है वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, इसलिए ये एसिडोसिस कोज करता है। जब जब पेशेंट को DKA देखने के लिए मिलता है तो एसिडोसिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टारवेशन में भी, स्टारवेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट कम है या मालनरिश्ड पर्सन है, मालनरिश्ड, ठीक है, तो उसके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से? एसिटाइल सैलिसिलिक, मतलब एस्पिरिन अगर ज़्यादा ले लिया या उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो भी आपको एसिडोसिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब और चीज़ क्या आपको एसिडोसिस देखने के लिए मिल सकती है? अगर पेशेंट को सीवियर डायरिया हो गया है, ठीक है, या प्रोलॉन्ग सक्शन पे है बहुत ज़्यादा टाइम, नहीं प्रोलॉन्ग सक्शन पे तो नहीं, अगर सीवियर डायरिया हो गया है पेशेंट को, सीवियर डायरिया हो गया है पेशेंट को, तो भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एसिडोसिस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो बाइकार्बोनेट होता है वो लोअर जीआई ट्रैक में मेजर कंपोनेंट होता है और काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डायरिया होने की वजह से उसका जो रेशो होता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट को लीड करता है क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो भी, क्योंकि मैंने बताया जब भी अगर हाई फैट लोगे तो मतलब कि मेटाबोलाइज तो की जाएगी बॉडी के द्वारा, जब जब मेटाबोलाइज की जाएगी तब तब क्या कॉज करेगा? ये तब तब कॉज करेगा मतलब कि कीटोन्स बॉडी बनाएगा और एसिडोसिस कॉज करेगा। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं किसके? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के। ठीक है, अब बात आती है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या देखने के लिए आपको मिलेगा? हमने फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन मतलब फिजियोलॉजिकल पढ़ा था हमने कि फिजियोलॉजिकल कैसे हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी में हमने पढ़ा था, देखो इसलिए मैंने उस वक्त आपको बोला था जब मैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल बता रही थी कि मुझे एक बात बतानी है, बट मैं यहाँ नहीं बता रही, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो सिर्फ मैंने इसलिए नहीं बताई। जब जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आपको देखने के लिए मिलता है तो कभी भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंपनसेट नहीं करेगा, रीनल कर लेगा, पोटाशियम कर देगा,
बफर्स में और चीज़ें कर देंगी, लेकिन रेस्पिरेशन अगर हाइपो, क्योंकि देखो उसमें ही खुद प्रॉब्लम हो रही है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही है और एसिडोसिस कोज कर रहा है, तो कैसे उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने के लिए मिलता है तो बॉडी कंपनसेट करती है फिजियोलॉजिकल मैनर में, तो दोनों में करती है, रीनल में भी और रेस्पिरेटरी में भी। तो यहाँ पे एसिडोसिस हो गया है, एसिडोसिस मतलब जो हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम करना है, क्योंकि एसिडोसिस ऑलरेडी है, उसको बढ़ा देंगे तो एसिडोसिस और बढ़ जाएगा। तो पेशेंट यहाँ पे क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेशन। आपको इसमें क्या दिखेगा, पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में ये विद इन मिनट्स स्टार्ट हो जाता है, क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपर वेंटिलेशन। अब बात आती है पोटाशियम की। पोटाशियम क्या करता है, एसिडोसिस होता है तो हाइपरकैलिमिया देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, मैंने मैकेनिज्म बताया था आपको रेस्पिरेटरी में भी कि ये शिफ्ट कर जाएगा H+ आयंस के साथ, तो हाइपरकैलिमिया आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और हाइपरकैलिमिया देखने के लिए मिलेगा तो उसी से रिलेटेड सारे साइन एंड सिम्टम, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम होती है ईसीजी में, वो सारी डिसरिथमिया, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, जब हाइपर वेंटिलेट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेशेंट को कोस्मोल ब्रीथिंग। क्या कहते हैं हम इसको, कोस्मोल ब्रीथिंग, जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो जाता है। और कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, फ्रूटी स्मेल आती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोस्मोल ब्रीथिंग क्या होती है और कैसी उसमें स्मेल देखने के लिए आपको मिलती है, तो फ्रूटी स्मेल उसमें देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेगी, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया है। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से वार्म फ्लश स्किन देखने के लिए मिलेगी आपको। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, क्योंकि हाइपरकैलिमिया कोज करता है नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसकी वजह से डायरिया आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। और डायरिया लीड करेगा और ज़्यादा किसको, एसिडोसिस को। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेंगे किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें करेंगे, DKA है तो पेशेंट को क्या करेंगे, इंसुलिन देंगे पेशेंट को, जाके इंसुलिन क्या करेगा, जो प्रेजेंट ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा और फिर सेल उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी बनाएगा, ताकि वो फैट को ब्रेक डाउन ना करे और कीटोन्स बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ना बने। ठीक है, सबसे पहले इंसुलिन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर स्टारवेशन की वजह से हो रहा है ये, या माल नरीज है पेशेंट, तो उसको हाई कैलोरी डाइट देंगे हम, स्टारवेशन को दूर करेंगे पेशेंट का। ठीक है, जो जो इनके कोजेज है ना उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को क्या करेंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे, अगर पॉइजनिंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग एंटीडोट देंगे पेशेंट को। तो ये सारे मैनेजमेंट हम करते हैं किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस में। और इसके अलावा मैंने आपको इसमें टेस्ट में एक चीज़ नहीं बताई, जब डायग्नोस्टिक कैसे बनाएंगे, ईसीजी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, हाइपरकैलिमिया पेशेंट को देखने के लिए मिलेगा, हाइपर वेंटिलेट जो साइन एंड सिम्टम है वही आपको देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जब हम एबीजी करेंगे पेशेंट का, इसमें एबीजी करेंगे तो एबीजी में हमें क्या मिलेगा, पीएच के अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगी, और जो हमारा बाइकार्बोनेट है उसमें भी इसकी वैल्यू बढ़ी हुई देखने के लिए मिलेगी, जो मैंने अभी बताई थी। एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम मिलेगी और पीएच जो है हमारा क्या मिलेगा, 7.45 से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड जो बाइकार्बोनेट वो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा 21 मिली इक्विवेलेंट से। तो ये दो वेरिएशन देखने के लिए हमें मिलेगी। और हाइपर वेंटिलेट करता हुआ पेशेंट मिलेगा, तो हाइपर वेंटिलेट करेगा तो जो अभी कंपनसेट कर रहा है, ये जो हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है ना, इसको कंपनसेशन कहेंगे हम। ठीक है, जब भी हम कंपनसेट, अब ये कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है कि कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो जब पेशेंट कंपनसेट कर रहा होता है ना, तो उसमें आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या मिलेगा, लो। ठीक है, क्योंकि जितना ये कम रिटेन करेगा उतना एसिडोसिस कम बनाएगा, और उतना ज़्यादा जो हमें 20:1 का रेशो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के बीच में मेंटेन करना है, वो मेंटेन अगर हो जाएगा तो हमारा एसिड बेस बैलेंस जो इनकरेक्ट हुआ है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है वो आपका नेक्स्ट एल्कलोसिस। क्या आता है आपका नेक्स्ट, एल्कलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है उसमें क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, जो पीएच है आपका ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा 7.45 से। ठीक है,
और जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसमें क्या मिलेगा आपको, ये क्या बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा या कम, ये ज्यादा देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कोज कर रहा है ये क्या, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है इसमें क्या होगा, H प्लस जो आयंस है वो उनका अमाउंट डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज होंगे इसके मेटाबॉलिक इसके एल्कलोसिस के, किन किन कॉजेज की वजह से ये हमें देखने के लिए मिलेगा। जब हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब, ये नॉर्मली 21 डेज ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि अगर मैं जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका एक डेट ऑफ डिस्कार्ड होती है, तो उसमें अगर 21 दिन से ज़्यादा पुराना थोड़ा ब्लड है तो भी रिलेटिवली तो वो कॉज करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरकैलेमिया उसमें। ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग अगर पेशेंट को हो रहा है तो, जीआई सक्शनिंग लॉन्ग प्रोलॉन्ग चल रही है तब। ठीक है, इसके अलावा एंटासिड बहुत ज़्यादा है तो। देखो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि जो मतलब कि अगर जो पोटाशियम होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो पोटाशियम है ना रिलेटिवली, क्योंकि जो सेल्स होते हैं आरबीसी आपको पता है 120 डेज इसका स्पैन लाइफ होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हमने ब्लड विड्रॉ किया पेशेंट से सारे के सारे सेल उसकी फ्रेश होंगी और आज से ही लाइफ स्पेन, कुछ का लाइफ स्पेन ऑलरेडी खत्म होने वाला होगा, कुछ का मिडविन में चल रहा होगा, कुछ का इनिशिएट हुआ होगा। तो ऑन एन एवरेज जब बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब जब सेल बर्स्ट होती है तो उसमें आपको पता है मेजर कंपोनेंट पोटाशियम होता है, तो बर्स्ट होके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड कंपार्टमेंट में आ जाएगा और क्या कॉज करेगा, हाइपरकैलेमिया। और जब जब हाइपरकैलेमिया कॉज करता है तो पोटाशियम क्या करेगा, यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करता है किसके साथ, H प्लस आयंस के साथ। अब पोटाशियम बाहर ज़्यादा है तो क्या कोशिश करेगा कि सेल के अंदर शिफ्ट हो जाए और जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, तो एक्सेसिव वॉमिटिंग, जीआई सक्शनिंग और एंटासिड ये भी क्या कॉज करेंगे, आपके एल्कलोसिस कॉज करेंगे। क्यों एल्कलोसिस कॉज करेंगे, जो वॉमिटिंग होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, वॉमिट। देखो आपको पता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ना आपको, वो हाइड्रोक्लोराइड होता है HCl, जिसका पीएच है ना बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने खाना भी खाया ना तब भी आपका 3.5 से 4 तक के बीच में आता है, और एम्प्टी स्टमक तो वो 1.5 से लेकर 2 तक का ही लाइक करता है पीएच। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा पीएच रहता है बट ये डैमेज नहीं करता, क्योंकि आपकी इंटरनल म्यूकोजा ही ऐसी होती है, उसके अकॉर्डिंग बनी होती है। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो HCl भी उसके साथ साथ एक्सक्रीट होगा, या पेशेंट सक्शनिंग पे, कंटिन्यूस सक्शनिंग पे, लो प्रेशर पे, हाई पे, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट, बट काफ़ी टाइम से सक्शनिंग उसकी चल रही है, तब भी वो क्या होगा, HCl उसका सक्शन होगा साथ के साथ। और एंटासिड क्या करती है, एंटासिड जो अगर एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा है या अल्सर्स हो गए हैं, म्यूकोजा को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, तो हम एंटासिड पेशेंट को देते हैं ताकि जो उसकी एसिडिटी है वो, जो HCl का जो पीएच लेवल है थोड़ा सा डाउन आ जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसको फेवर कर रहे हैं, H प्लस आयंस को कम ही कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या कॉज होगा, एल्कलोसिस। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके क्या और क्या क्या चीज़ें आपको मतलब कॉज करेंगी, डायरेटिक्स पे है तो पेशेंट, क्योंकि डायरेटिक्स क्या कॉज करेगा, H प्लस आयंस को रिलीज कर देगा। ठीक है, इसलिए फिर उसके बाद आपका हाइपर एल्डोस्टेरोन, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आपको देखने के लिए मिलता है तो ये क्या कॉज करता है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म क्या करता है, ये कॉज मतलब ये कॉज क्या करता है, ये H प्लस आयंस को एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। ठीक है, उनको होल्ड करके नहीं रखता, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयंस को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो इसलिए ये भी क्या करेगा, एल्कलोसिस को कॉज करेगा। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्यूजन हो रहा है सोडा बाइकार्बोनेट का, इट्स सेल्फ ही जब वो अपनी फॉर्म में आ रहा है सोडा,
बाइकार्ब का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्यूज़न हो गया है पेशेंट के अंदर, तो इसका जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रीज़न है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के। फिर अब क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम सबसे पहले तो मिलेगा आपको हाइपोकैलिमिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया मैंने बताया था अभी आपको, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में भी बताया था मैंने आपको, जो कैल्शियम में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं अनाइंस, उनके साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो जब जब एल्कलोसिस मीडियम बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहने लग जाता है, तब तब क्या होता है, जो कैल्शियम के लिए फेवरेबल हो जाता है और प्रोटीन के साथ ज़्यादा बाइंड होने लग जाता है रेदर देन प्लाज्मा में रहना। ठीक है, तो कैल्शियम तो उतना ही है ना, वो जो और वैल्यूज है उसको ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो प्लाज्मा में कम हो जाता है और क्या कहते हैं प्रोटीन के साथ ज़्यादा बाइंड होने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया, मतलब प्लाज्मा में जो कैल्शियम का सीरम है वो कम देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टेटनिन, टिंगलिंग, नमनेस, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी वही सब देखने के लिए मिलेगी जो हमें हाइपोकैल्सीमिया में देखने के लिए मिलती है। मसल क्रैम्प्स हो गए आपके, सीजर्स भी आ सकते हैं। ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, इसके अंदर आता है ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, और ट्रेकिकार्डिया देखने के लिए मिलेगा आपको, और डिसअरिथमिया। ठीक है, तो ये सारे साइन सिम्टम देखने के लिए मिलेगा। अब जो मैनेजमेंट है ना वो भी इसी के अकॉर्डिंग हुआ। हाइपोकैल्सीमिया है तो क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे पेशेंट को। ठीक है, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। हाइपोकैलिमिया है तो वो भी ट्रीट करेंगे इसमें पेशेंट का। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें करेंगे, जैसे कि पेशेंट को एल्कलोसिस, जैसे सक्शनिंग हो रही है पेशेंट की बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, एंटासिड ज़्यादा है, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वॉमिटिंग एपिसोड ज़्यादा हो रहे हैं तो पेशेंट को मेडिसिन देंगे जिससे वॉमिटिंग ज़्यादा ना हो। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो देखने के लिए मिलेंगे उनको करेक्ट करेंगे। तो इसके मैनेजमेंट यही सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसमें डायग्नोसिस में वही सब चीज़ें करेंगे। इसी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जो जो मैंने साइन एंड सिम्टम बताया आपको ये सारे देखने के लिए मिलेंगे। और एबीजी में वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई, जैसे पीएच में और इसमें हम देखेंगे बाइकार्बोनेट, तो इन्हीं की वैल्यूज़ में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एल्कलोसिस में देखने के लिए मिलेगा 7.45 से अबव, और बाइकार्बोनेट में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, 28 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे किसमें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। तो ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो